हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, उसका आज 47वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में हम यूनिट नंबर 5 के टॉपिक पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आज इस टॉपिक के अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और देखेंगे कि उनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वे सारी बातों को जानने की कोशिश भी करेंगे जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों ये हमारी यूनिट नंबर 5 है, यहाँ अपने पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक अपने हो चुके हैं दोस्तों, और अपने आज पंचायती राज के विषय में बात करने वाले हैं। कल अपने नगरीय स्वशासन के विषय में बात करेंगे और फिर ये अपना जो 5वां यूनिट है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो एसएसटी है उसके पूरे कंप्लीट लेक्चर भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। रीट साइकोलॉजी का भी पूरा सिलेबस अवेलेबल है, हिंदी का सिलेबस भी चल रहा है, जल्दी अपने इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो लगभग फरवरी में आपकी तारीख डिसाइड हो चुकी है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी आपको करनी है। चाहे परीक्षा हो चाहे ना हो, आप फरवरी की डेट को मान करके चलिएगा और आप ये मान लीजिएगा कि फरवरी को एग्ज़ाम होगा। इसलिए क्योंकि मान लीजिए नहीं भी अगर हो जाए तो हम समय कहाँ से लाएंगे, हम समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए आज से ही फरवरी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो आप ये सारे लेक्चर देख सकते हैं, सारे की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। कौन है? राज्य का राज्यपाल है, राज्य का विधानमंडल है, भारत की संसद है या फिर भारत का राष्ट्रपति है। निम्न में से कौन है जो पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध कर सकता है, यानी राज्यों के अंदर जो भी पंचायतें होंगी उनकी संरचना किस प्रकार से होगी उसका उपबंध करने के लिए अधिकृत संस्था कौन सी है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा राज्य का विधानमंडल, यानी राज्य के विधानमंडल के पास में ये अधिकार है। आप याद रखिएगा अनुच्छेद 243 ग 1 ये क्या कहता है कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 243 ग 1 के अंदर कहा गया है। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक का पूरा वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आपको पूरे टॉपिक वाइज सारे लेक्चर मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख करके इसका सिलेबस पूरा कर सकते हैं। बड़े ही छोटे वीडियो हैं लेकिन सार गर्भित है, पूरा जो सारा डिटेल है वो इसमें दे दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। दोस्तों जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं हैं या फिर लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है। देखिए स्थानीय स्वशासन के अंदर ग्रामीण और शहरी दोनों को ही लेकर के चलते हैं, अपने दोनों के ही विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्य है जो स्थानीय प्रशासन से या स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यानी ये जो कार्य है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो कार्य है ये संबंधित है राज्य सरकार से। ये राज्य सरकार का कार्य है, स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। लेकिन जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता का प्रबंधन हो गया, जन उपयोगी सेवाएं हो गई जैसे कि सड़कें हैं, पुल है, आर्थिक सामाजिक विकास की योजना है, अग्निशमन है यानी दमकल है, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारे स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। दोस्तों आप याद रखिएगा अनुच्छेद 243 6 को। इस 243 6 के अंदर क्या दिया गया है? जो भी पंचायतों की शक्तियां हैं, पंचायतों की जो भी शक्ति हैं, प्राधिकार हैं और उत्तरदायित्व हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसी के साथ साथ 243 ब को भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है? नगरपालिका की शक्तियां बताई गई हैं। इसमें नगरपालिका की शक्तियां हैं। इसमें किसकी हैं? ये पंचायतों की थी।
और इसमें जो है नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार जो भी हैं वो सारे के सारे उत्तरदायित्व जो हैं वो इसमें शामिल है। 243 के अंदर और 243 के अंदर जो है पंचायतों की शक्तियाँ वगैरह दी गई हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कौन सा है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। दूसरा है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। दोस्तों यहाँ कूट जो दिए गए हैं उनमें से हमें चयन करना है। क्या केवल 1 व 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। क्या पूछा गया है? देखिएगा 73वें संविधान संशोधन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा केवल 1, यानी केवल 1 यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी पहला तथ्य केवल हमारा सही है। देखिएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 ये क्या कहता है? इसके द्वारा भाग 9 के अंतर्गत देखिएगा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। वहीं अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें जो 1992 का है, इसके द्वारा शहरी स्थानीय सरकार के स्वशासन की संस्था के रूप में उसको स्वीकार किया गया था। दोस्तों और उसे भाग 9 के अंतर्गत देखिएगा शहरी निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भाग 9 में पंचायती राज को दिया गया और भाग 9 के अंदर देखिएगा शहरी जो स्थानीय संस्थाएं हैं, शहरी स्थानीय सरकार जो है उसको मान्यता दी गई थी, उसको स्वीकृत किया गया था। दोस्तों तो यहाँ पर ये बात हमारी सही है, लेकिन ये हमारी सही नहीं है क्योंकि ये 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा? कौन लेता है ये डिसीजन, हमें ये बताना है। पंचायतों के चुनाव करवाने का निर्णय कौन लेगा? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2 यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास में ये अधिकार होता है। पंचायतों को देखिएगा 7वीं अनुसूची, ये भी याद रखिएगा, पंचायतें जो हैं पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में डाला गया है। राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 5, प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। तो इस प्रकार से पंचायत जो है वो राज्य सरकार का विषय हो जाता है। तो इसके गठन का, चुनाव कराने का जो अधिकार है वो किसके पास में आ गया? इसके हिसाब से वो सारा राज्य सरकार के पास में आ जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? समवर्ती सूची का, केंद्रीय सूची का, राज्य की सूची का या शेषाधिकारों की सूची का? भी हमने इसके विषय में बात की भी थी, हल्का सा रिकॉल करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य सूची पर। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6वां हमारा प्रश्न है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? हमें ये बताना है ग्रामीण स्थानीय शासन जो है ये, इसमें पंचायती राज जो नामांकन है ये किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4 यानी मिस्टर MK गांधी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है वो महात्मा गांधी के सुझाव का ही परिणाम था। महात्मा गांधी जी ने जब ये महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि उसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी सक्षम बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सारे मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर जो भी निर्वाचित एक पंचायत होगी उस पंचायत के द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि इसका जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां हमारा प्रश्न है पंचायत चुनाव होते हैं
प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में या सरकार की इच्छा अनुसार कभी भी हो सकती हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है प्रत्येक 5 वर्षों में। कब होंगे? प्रत्येक 5 वर्षों में ये चुनाव होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 243 अंग, जिसको आप अडै भी बोलते हैं, अंग जो है इसके अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन, ये भी याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है। प्रथम अधिवेशन से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि होती है और इस अवधि से पहले ही जो है वो चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। यदि कभी ऐसी कंडीशन हो, राज्य विधानमंडल पंचायत का समय पहले ही विघटन कर दे, पूर्व ही विघटन कर दिया जाता है, तो विघटन के 6 माह से पहले नए चुनाव करवाने आवश्यक है। तो आप ये याद रखिएगा, 6 माह से ज़्यादा विघटित नहीं रह सकती, 6 माह से पहले हमें चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है इससे संबंधित। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। कौन सा बात जो है वो पंचायतों से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। ये जो 4 फैक्ट है इनमें से पंचायतों से संबंधित कौन सा फैक्ट नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये है, या फिर 74वां संविधान संशोधन है, या 5 वर्ष वाली बात, या 6 माह वाली बात। कौन सी बात जो है वो इससे संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, क्योंकि 74वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायतों से संबंधित नहीं है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। लेकिन पंचायती राज के द्वारा ये जो तीनों कथन है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला कथन सही नहीं है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए, और राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों का चुनाव संपादित करवाने का कार्य करता है। बात करें अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, या फिर संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री? कौन करता है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। 243I, आर्टिकल 243I ये क्या कहता है? राज्य का राज्यपाल जो है क्या कहता है कि राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, यानी जब ये संविधान संशोधन लागू हुआ उसके 1 वर्ष के भीतर जो है एक वित्त आयोग का गठन करेगा। उसके पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो ये बात हमारी यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें व 74वें संविधान संशोधन हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, या वीपी सिंह थे? ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1992 जब लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पीवी नरसिम्हा राव। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था 1991 से लेकर के 96 के मध्य था। तो दोस्तों आई होप ये प्रश्न भी आप सभी का सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। 71वां, 72वां, 73वां और 75वां। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन या कौन सा संशोधन जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन सा करता है दोस्तों इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां हमारा जो प्रश्न है,
ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? एक पंचायत क्षेत्र के लोग हैं, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग हैं, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं, या फिर पंचायतों के सदस्य हैं। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ग्राम सभा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनता है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो होगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो लोग हैं। ग्राम सभा क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें, यानी ये पंचायत क्षेत्र के अंदर जो भी पंजीकृत मतदाता हैं, जो भी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत जो मतदाता हैं, वही ग्राम स्तरीय जो सभा है वह होती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है, स्थानीय स्वशासन के सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों। आसान है लेकिन पूछा जाता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये एक प्रयोग माना जाता है, उसी के लिए सबसे ज़्यादा जाना भी जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है, रोजगार को बढ़ाना है, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना है, या फिर लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इनमें से सही आंसर क्या है दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें से देखिएगा, आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का ये एक मुख्य उपकरण भी माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है। 15वां प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? 32 है, 40 है, 48 है, या फिर 50 है? कौन सा अनुच्छेद है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है, हमें बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 में ये उपबंधित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो दोस्तों। तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है ये? 40वें अनुच्छेद से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। क्या है इसका प्रधान लक्ष्य? ग्रामवासियों के बीच में कंपटीशन को बढ़ाना है, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होना चाहिए। पीछे रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ भी जाएगा दोस्तों। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, यानी ग्रामवासियों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही इसका मुख्य लक्ष्य माना जाता है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है नीतियां बना सके और उसको लागू कर सके दोस्तों। क्योंकि ग्राम स्तर पर हर ग्राम पंचायत की हर स्तर की जो है अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो इसलिए स्थानीय प्रशासन का विकास किया गया था, स्थानीय स्वशासन का विकास किया गया था, ताकि वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से विकास हो सके और वो स्वयं अपनी योजनाएं बना सके दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से असत्य कथन हमें बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संविधान संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर यानी असत्य कथन हमें छांटना है। सत्य कथन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 15 अगस्त 1993 को लागू नहीं हुआ था दोस्तों। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसलिए हमारा ये कथन असत्य है, इसलिए यही उत्तर है। बाकी सारे कथन हमारे सही हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यानी आज का हमारा
जो 18वां प्रश्न है उसके विषय में अपनी बात करते हैं। 18वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है वो किसके द्वारा की गई थी, कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, GV राव समिति के द्वारा या फिर LM सिंघवी समिति के द्वारा? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ये की गई थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इस टॉपिक का ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है गठित की गई थी 1957 की है ये। इसके अलावा ये सारी जो भी समितियां हैं ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके अलावा जो अन्य समितियां हैं, अशोक मेहता जो समिति है वो इसी में सुधार के लिए 1977 में लागू की गई थी और 1985 के अंदर GV राव समिति आई थी और 1986 में LM सिंघवी समिति आई थी दोस्तों। तो यहाँ आपको बलवंत राय मेहता समिति को याद रखना है। इसी की सिफारिश जो है 1957 में इसके द्वारा की गई थी और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम को पारित किया था और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की थी दोस्तों, उद्घाटन किया गया था इनके द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट रह जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GV राव समिति ने या फिर LM सिंघवी समिति ने? कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने नए पंचायतों के गठन की जो है सिफारिश की थी दोस्तों। साथ ही इन्होंने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय की भी सिफारिश की थी। द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाना चाहिए, ऐसी सिफारिश भी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये 1970 में इसको गठित किया गया था और 1978 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 20वें और आज के अंतिम प्रश्न की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में दोस्तों? कहाँ लागू की गई थी, कहाँ प्रारंभ की गई थी? क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 4, आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। अनुच्छेद 40 को याद करिएगा। में देखिएगा अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 ये सन याद रखिएगा। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी और इसी के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। उसी के पश्चात जो है तुरंत ही देखिए आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को वहां पर लागू करने के लिए पंचायती राज को लागू किया गया और आंध्र प्रदेश जो है वो इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है और दूसरा राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश को माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो जुड़े हुए थे पंचायती राज से। कल भी अपने स्थानीय स्वशासन से ही जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे, जिसमें अपने पंचायती राज के भी प्रश्नों को देखेंगे और नगरीय स्वशासन के विषय के संबंधित जो प्रश्न हैं उनके विषय में भी बात करेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उन तक भी ये पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको PDF भी मिलती रहेगी दोस्तों। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सोमवार से शनिवार तक आपके टेस्ट होंगे उन सभी टेस्टों में से ही आपसे उन्हीं सारे सिलेबस में से आपसे प्रश्नों का एक टेस्ट और लिया जाएगा जो अपने संडे को लेंगे। वो भी बिल्कुल फ्री ही रहने वाला है, लेकिन आप उसे देंगे एंड्रॉयड ऐप के ऊपर ताकि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो सके। उसके लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।